उत्तर यत् समुद्रश्च हिमादश्च दक्षिणम, उत्तर यत् समुद्रश्च हिमादश्च दक्षिणम, वर्ष तद भारताम नाम भारती यत संत। यह श्लोक 300 शताब्दी पहले का 300 शताब्दी का है। यह बताता है कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, उन दोनों के बीच जो क्षेत्र है, जो स्थान है, उसका नाम भारत है। उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। यह उन लोगों पर स्पष्ट तमाचा है जो कहते हैं भारत का निर्माण, भारत का जन्म कब हुआ? जब अंग्रेज आए, या 1947 में। उससे पहले भी भारत था, ये श्लोक बता रहा है। ठीक है, आज हम जियोग्राफिकल थॉट में देखते हैं कि भारतीयों ने भूगोल में क्या योगदान दिया है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीसीएस में या यूपीएससी में, क्या भारतीयों का भूगोल में योगदान, भूगोल में योगदान की चर्चा करें। क्या चर्चा करें? ये क्वेश्चन आ सकता है किसमें? आपके मेंस एग्जामिनेशन में, पीसीएस में आ सकता है या यूपीएससी में आ सकता है। तो अब हम इसी क्वेश्चन के सहारे पूरे जियोग्राफी में भारतीयों ने क्या क्या योगदान दिया है उसको पढ़ेंगे। अब भारतीयों के योगदान को अगर हम बृहद रूप में क्या खंड वाइज करें तो 3 रूपों से बता सकते हैं। क्या? 3 रूपों से। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम 3 रूपों में कैसे बता सकते हैं? एक, हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बता सकते हैं। हमने ऐतिहासिक अप्रोच पढ़ा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बता सकते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम क्या करेंगे? प्राचीन भारत। क्या? प्राचीन भारत। लेकिन यहां पर प्राचीन मध्य भारत हम नहीं लिखेंगे। क्या? प्राचीन मध्य भारत नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब प्राचीन में हम क्या करेंगे? इसको प्राचीन लिखना नहीं है, सिंधु सभ्यता का युग। ठीक है, यहां हम ज्योग्राफी का वर्णन करेंगे। दूसरा क्या? वैदिक युग। क्या? वैदिक युग। अब इसको वैदिक को हम 2 रूपों में विभाजित कर सकते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। उसके बाद बौद्ध तथा जैन युग, बौद्ध तथा जैन युग। उसके बाद हम क्या देखते हैं? गुप्त युग। हम यहां तक किस परिपेक्ष में? जियोग्राफी परिपेक्ष में हम यहां तक इसको देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अब हम मध्यकाल में आते हैं। ठीक है, मध्यकाल में हम स्पेशली अबुल फजल की किताब को, क्या? अबुल फजल की किताब अकबरनामा, क्या? अकबरनामा या आईने अकबरी को देखेंगे। ठीक है, इसी दृष्टिकोण को हम रखेंगे। पहला मोड क्या है कि हम सिंधु सभ्यता, वैदिक युग, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, बौद्ध, जैन युग, गुप्त युग, इसमें जियोग्राफी में कैसे विकास हुआ उसको हम दिखाएंगे। ये एक मेथड हुआ। क्या? एक क्वेश्चन को हल करने का। क्या हुआ? एक क्वेश्चन को हल करने का एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड यह हो सकता है कि हम क्या करें? जितने विद्वान हैं जियोग्राफी में भारतीय, उनको लिखें और उन्होंने क्या क्या काम किया है उसको लिख दें। क्या? उन्होंने क्या क्या काम किया है उनको लिख दें। जैसे प्रथम विद्वान किसको? पतंजलि को लिख सकते हैं।
क्या पतंजलि को लिख सकते हैं। और किसको लिख सकते हैं? ब्रह्मगुप्त को लिख सकते हैं। क्या ब्रह्मगुप्त को लिख सकते हैं। और किसको लिख सकते हैं? वाराहमिहिर को लिख सकते हैं। और आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ठीक है। कालिदास और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हम इनका नाम लिखकर और इन्होंने जियोग्राफी में क्या क्या योगदान दिया इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा ढंग क्या है कि हम जियोग्राफी को डिवाइड कर लें। क्या जियोग्राफी को डिवाइड कर लें, जैसे फिजिकल जियोग्राफी, खगोल जियोग्राफी। क्या खगोल में भारतीयों का क्या योगदान है इसको दिखा दें। फिर भौतिक भूगोल में क्या क्या योगदान दिया है इसको दिखा दें। या फिर हम मानव भूगोल में क्या क्या योगदान दिया है इसको दिखा दें। कृषि में क्या क्या योगदान दिया है इसको दिखा दें। औद्योगिक भूगोल में क्या क्या योगदान दिया है इसको दिखा दें। और राजनीतिक भूगोल और अधिवास भूगोल। अब इतना खंड करके हम क्या इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, यानी कि 3 ढंग से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरा मानना ऐसे अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे टैकल करते हैं क्वेश्चन को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ऐसे हम अध्ययन करते हैं तीनों विधि से। अब क्या तीनों विधि से हम अध्ययन करते हैं। पहला क्या खगोल। पहला किसको लेते हैं? खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र। ठीक है। अब खगोल शास्त्र में हम किसका अध्ययन करेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। क्या पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन हम करते हैं खगोल शास्त्र में। अब भारतीयों ने क्या क्या योगदान दिया इसको देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आपको प्रथम वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलेगा। किसमें मिलेगा? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलेगा। तैत्तिरीय उपनिषद। इस उपनिषद में क्या कहा गया है? इस उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? आदि पदार्थ से हुई है। किससे? आदि पदार्थ से। किसे हुआ? आदि पदार्थ से। अब इस अगर आदि पदार्थ को आप जोड़ना चाहें वर्तमान में तो क्या हो जाएगा? ये डार्क मैटर हो जाएगा। क्या डार्क मैटर। क्या बताया गया? तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? आदि पदार्थ से हुई है। ठीक है। और उस आदि पदार्थ से किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की उत्पत्ति हुई। उस आदि पदार्थ से आकाश से की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी से वनस्पति की उत्पत्ति हुई। यह बताया गया है। जैसे जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, तो सभी अगर हम वेगनर के सिद्धांत को देखें तो सभी स्थलखंड एक थे और धीरे धीरे वो अलग हुए, यानी कि जल में थे, धीरे धीरे अलग हुए। या अगर दूसरा दृष्टिकोण हम करें तो पृथ्वी का जो स्थलखंड है किसमें? स्टेनोस्फीयर पर क्या कर रहा है? तैर रहा है। और स्टेनोस्फीयर को हम क्या मान सकते हैं? लिक्विड अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में है। तो वहां से इसको कोरिलेट करके हम इसको क्या दे सकते हैं? बल दे सकते हैं। ठीक है। पहला मैंने क्या बताया खगोल विज्ञान में कि तैत्तिरीय उपनिषद में ये लिखा हुआ है।
क्या लिखा हुआ है? आदि तत्व से आकाश का जन्म हुआ, आकाश से किसका जन्म हुआ? वायु से वायु का जन्म हुआ, वायु से अग्नि का जन्म हुआ, अग्नि से जल का, और जल से पृथ्वी का, और पृथ्वी से वनस्पति और जीव जंतुओं का। ये पहला आपको पॉइंट इसमें लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट समय का। क्या? समय का। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है समय का। भारतीयों को समय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। क्या? समय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। कैसे? देखते हैं। ये जो आज हमको 60 मिनट मिला है या 60 सेकंड, ये किसकी देन है? ये भारतीयों की ही देन है। क्या? भारतीयों की ही देन है। भारतीय मानते थे कि 24 घंटे में, क्या 24 घंटे में 60 घटी होता है। क्या होता है? 60 घटी होता है। 60 घटी होता है। भारतीय क्या मानते थे? 24 घंटे में 60 घटी होता है। ठीक है। और एक घटी में, क्या एक घटी में क्या होता है? 60 पल होता है। क्या? 60 पल। अब ये पल क्या है? आप समय का मात्रक, इकाई मानिए, आप इसको समय का इकाई मानिए। एक पल में, क्या एक पल में 60 विपल होता है। क्या? एक पल में 60 विपल होता है, और एक विपल में 60 लिच्छक होता है। क्या? 60 लिच्छक हो गया। ये समय का मात्रक है। पल, विपल, लिच्छक, ये समय का माप क्या है? मात्रक है। अब एक लिच्छक कितना होता है? आप देखिए, भारतीयों ने समय को कितना माइन्यूट अध्ययन किया है। एक लिच्छक में किसका? एक लिच्छक बराबर है सेकंड का 150वां भाग। क्या? सेकंड का 150वां भाग है। इतना भारतीयों ने समय का माइन्यूट अध्ययन किया था। ठीक है। तो आपको तैतरीय लिखा, उसके बाद समय के बारे में लिखेंगे कि समय के बारे में ऐसी स्थिति है। 60 घंटे 24 घंटे को 60 घटी में, घटी को पल में, पल को विपल में, और विपल को लिच्छक में। ठीक है। ये हुआ 2 पॉइंट किसके बारे में? खगोल शास्त्र के बारे में। ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? पृथ्वी के बारे में। अगर वेदों की स्थिति को निर्धारण किया जाए तो कम से कम 2000 या 3000 वर्ष पहले माना जाता है कि वेदों का निर्माण। ठीक है। अब यजुर्वेद में लिखा है, क्या यजुर्वेद में क्या लिखा है? गोलाकार पृथ्वी। क्या लिखा है? गोलाकार पृथ्वी अपने पालनहर्ता सूर्य के चारों ओर घूमता है। 3000 या 2500 वर्ष पहले बीसी की बात हो रही है। यजुर्वेद में इस समय ही लिखा गया था। और आप आएंगे 15वीं या 14वीं सदी में, जब यूरोप में रेनेसां होता है, तो इसको कहने भर से वहां लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। अब भारतीय आगे थे कि यूरोपीय आगे थे भारतीय, लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्थिति हुई कि हम अपने ज्ञान को पीछे छोड़कर, अंधविश्वास को लेकर, और विदेशी आक्रांताओं ने या विदेशी अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे ज्ञान को पीछे रखकर हमको क्या बताया? आप अनपढ़ हैं, आप कुछ नहीं जानते, और हमने वही विश्वास कर लिया। क्या? हमने वही विश्वास कर लिया। ये 2500 वर्ष पहले लिखा है पृथ्वी गोल थी। क्या? पृथ्वी गोल थी। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है। अब ये पॉइंट आपको लिखना है।
3 पॉइंट हो गए, खगोल विज्ञान में 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब एक आते हैं जियोग्राफर जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। क्या नाम है उनका? ब्रह्मगुप्त। ये चौथी सदी के हैं। क्या? चौथी सदी के ये जियोग्राफर हैं। जियोग्राफर नहीं, भारत में जो ऋषि मुनि या जो भी वैज्ञानिक हुए हैं वो सभी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दिया है। अब ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया इसको देखते हैं। ब्रह्मगुप्त ने बताया पृथ्वी का व्यास, क्या? पृथ्वी का व्यास 7,905 मील है। कितना? 7,905 मील है। किसने बताया था? ये चौथी सदी की बात हो रही है, चौथी सदी की, यानी कि 1600 वर्ष पहले की बात हो रही है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? 7,905 है। वर्तमान में 7,925। ये सही है। कितना अंतर है? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी इतना ज्ञान भारतीयों के पास था। क्या? भारतीयों के पास इतना ज्ञान था। अब देखिए आर्यभट्ट आते हैं। क्या? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम ही लेने से भारतीयों को क्या अनुभूत होती है? गर्व की अनुभूत होती है। इन्होंने क्या बताया? पृथ्वी की परिधि। क्या? पृथ्वी की परिधि बताइए। पृथ्वी की इन्होंने परिधि बताई। कितना बताया? 24,835। कितना बताया? 24,835। वर्तमान में कितना है? 24,901। कितना है? 24,901। 24,901 है, जो लगभग तुल्य माना जाता है, लगभग तुल्य माना। हमने क्या देखा? ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया? पृथ्वी का व्यास इतना है, जो बिल्कुल लगभग तुल्य है। आर्यभट्ट ने क्या बताया? पृथ्वी की परिधि इतनी है, पृथ्वी की परिधि इतनी है। ठीक है, अब इसमें और क्या बताया जा सकता है? पृथ्वी की उम्र 4 अरब वर्ष बताई गई। 4 अरब वर्ष। जो वर्तमान में शोधों के आधार पर जो बताया गया कि पृथ्वी की उम्र कितनी है, वो लगभग 3 से 4 ही बताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे शोध हुए हैं तो 3 से 4 बताई जा रही है। भारतीय शास्त्रों में 4 अरब बताया गया था। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं आप? अभी देखिए चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। आप गांव में महसूस करते होंगे कि माता पिता जो हैं, जो अनपढ़ माता पिता भी हैं, वो क्या, जब ग्रहण लगता है तो कुछ ना कुछ क्या टोटका करते हैं कि इस समय ये काम मत करो, उस समय वो काम मत करो। या परिवा जब आता है तो आप अगर अपने घर जाते हैं तो परिवा को आपको आने नहीं देते। क्यों? ये चंद्र मास की स्थिति है। क्या? चंद्रमास के बारे में जो उनका धारणा है, तो ये क्या धारणा वैसे आ गई? ये धारणा वैसे नहीं आई। उनको पता है, उनको पता था कि चंद्रमा 29 दिन में क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या? 29 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसीलिए आप देखेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है क्या 14 और 15 दिन का लगभग होता है। क्या? 14 और 15 दिन का लगभग होता है। ठीक है, इसी बारे में ऋग्वेद में लिखा है। क्या? ऋग्वेद में लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, और क्या लिखा है?
चंद्रवर्ष, चंद्रवर्ष क्या होता है? पूरे साल, एक साल में चंद्रमा ने कितना चक्कर लगाया उसको चंद्रवर्ष कहते हैं। तो चंद्रवर्ष कितना दिन का होता है यह भी बताया गया है कि चंद्रवर्ष कितने दिन का होता है। 300, चंद्रवर्ष 354 दिन का होता है। यह भी भारतीय शास्त्र में बताया गया है कि चंद्रवर्ष 354 दिन का होता है। ठीक है, ये भी हम खगोल में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? खगोल में चल रहे हैं। देखते हैं फिर, अभी हमने चंद्रवर्ष देखा और अब देखते हैं सौरवर्ष। सौरवर्ष, सौरवर्ष को 365 दिन बताया गया। कितना? 365 दिन बताया गया, जो लगभग तुल्य है। क्या है? लगभग तुल्य है। क्या? लगभग तुल्य है। 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड है। 365 दिन भारतीय शास्त्रों में बताया गया, जो लगभग तुल्य माना जाता है। और आप देखिए, भारतीय पहले विद्वान थे। क्या? भारतीय पहले विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री में विभाजित किया था। भारतीय पहले विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था? 360, पृथ्वी को गोलाकार, जो पृथ्वी का हम नमूना लेते हैं उसको 360 अंश में विभाजित किया था। क्या? और एक अंश में उन्होंने 60 कला, एक अंश में 60 कला का निर्धारण किया था। क्या? एक अंश में 60 कला का निर्धारण किया था, और एक कला में 60 विकला का निर्धारण किया था। जो आप जब देशांतर और अक्षांश पढ़ते हैं तो जो मिनट लगाया जाता है वो यहीं से निकला है। इसी को टालमी के प्रथम सदी में, क्या, ये जो 60 पॉइंट वाला है, 60, इसी को टालमी ने अपने प्रयोगों में प्रयोग किया। तो उसको हम लोगों को पढ़ाया गया कि टालमी ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन आप इसे भारतीय शास्त्रों में देख सकते हैं। क्या? इसे आप भारतीय शास्त्रों में देख सकते हैं। भारतीयों को चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का स्पष्ट ज्ञान था। क्या? भारतीयों को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का स्पष्ट ज्ञान था। ठीक है, इतना आपको लिखना है खगोल शास्त्र में। क्या? इतना आपको खगोल शास्त्र में लिखना है। ठीक है, आप कितना कंसाइज कर सकते हैं, क्योंकि 250 वर्ड में ही लिखना रहता है। आप कितना कंसाइज करते हैं आप पर निर्भर है। इसमें कुछ भी जो याद रहता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, दूसरा भौतिक भूगोल। दूसरा क्या है? भौतिक भूगोल। वर्तमान समय में कितने महाद्वीप हैं? 7, लेकिन अब 8 हो गया है, क्योंकि एक महाद्वीप और मिला। क्या? न्यूजीलैंडिया या जीलैंडिया उसको बोला जा रहा है। तो अभी तक कितने थे? 7 थे। भारतीय जो ग्रंथ हैं, स्पेशली पुराण को कहा जाता है कि वो इतिहास है, लेकिन उसमें बहुत बातों को क्या बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। लेकिन आप अगर उसका अच्छे से विश्लेषण करें तो उसमें से कुछ जानकारी आपको निकल सकती है। ठीक, निकल सकती है। पुराण में पृथ्वी के जितने भी स्थल खंड उस समय भारतीयों को ज्ञात थे, उन्होंने 6 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा। अब ये इतना भाग भारतीयों को मालूम था। ये जो इतना भाग है, इतना भारतीयों को मालूम था। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में जिक्र नहीं है। देखो, ये जो क्षेत्र है अफ्रीका का, इसको सालमली द्वीप कहा गया। क्या कहा गया? सालमली द्वीप कहा गया। और ये जो अफ्रीका का उत्तरी भाग भूमध्यसागरीय क्षेत्र है, इसको पलक्ष द्वीप कहा गया। क्या कहा गया? पलक्ष द्वीप कहा गया। और यहां पर जो सिंगापुर है, दक्षिणी पूर्व द्वीपों वाले देश हैं, इनको शक द्वीप कहा गया। क्या कहा गया? शक द्वीप कहा गया। और ये अरब का क्षेत्र जो है, इसको कुश द्वीप नाम दिया गया। क्या दिया गया? कुश द्वीप नाम दिया गया। और ये
रसिया वाला भाग, साइबेरिया वाला, इसको क्या बोला गया? पुष्कर द्वीप बोला गया। और ये यूरोप का भाग, इसको क्या? क्रॉच द्वीप बोला गया। क्या? क्रॉच द्वीप बोला गया। और ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसको क्या बोला गया? जम्बू द्वीप। अब क्वेश्चन आता है कि भारतवर्ष किस द्वीप में था? भारतीय परंपरा के अनुसार भारत किस द्वीप में था? तो जम्मू द्वीप में था। किसमें था? जम्मू द्वीप में था। अब इसको आपको लिखना है। अब जम्मू द्वीप को भी 9 उपखंडों में विभाजित किया गया। 9 उपखंडों में विभाजित किया गया। आप 9 ना लिखें, कोई मतलब नहीं, कुछ खंडों में आप लिखिए। जम्मू द्वीप को भी विभाजित किया गया। ठीक है। अब इसमें केवल 1-2 नाम आप जानिए। इलावर्स। क्या? इलावर्स। क्या नाम है? इलावर्स। और हरिवर्ष। मैं केवल वर्ष को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और एक है भारतवर्ष। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम है देश का? भारतवर्ष। तो इलावर्ष, हरिवर्ष, भारतवर्ष, रम्यक वर्ष, ये सब क्या? ये जो जम्मू द्वीप था, इसको विभाजित किया गया था। क्या किया गया था? इसको विभाजित किया गया था। ठीक है। अब भारतीयों को क्या बोलते हैं, भौतिक वितरण के बारे में कितनी जानकारी थी, इसको केवल इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदुकुश पर्वत देखा। हिंदुकुश पर्वत को क्या नाम दिया जाता था भारतीय परंपरा में? निषाद पर्वत। कौन सा पर्वत? निषाद पर्वत। निषाद पर्वत के नाम से हिंदुकुश का वर्णन किया गया है। कैलाश पर्वत, क्या? कैलाश पर्वत, जो कैलाश पर्वत है उसका नाम हेमकूट था। क्या नाम था? हेमकूट था। यानी भारतीय कैलाश पर्वत से परिचित थे, भारतीय हिंदुकुश से परिचित थे। और मेरू पर्वत को हंस पर्वत कहा गया। क्या? मेरू पर्वत को हंस पर्वत कहा गया। ये प्राचीन क्या नाम थे? क्या? ये प्राचीन नाम थे। अब इसके बाद आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कुछ नदियों के नाम। क्या? कुछ नदियों के नाम। अब वो जो नदियां हैं उनका नाम यहां पर देखते हैं। पहली नदी है जिसको बोलते थे सुताद्री। क्या? सुताद्री। कौन सी नदी है ये? सतलज। कौन सी नदी है? सतलज है। पुरसणी। क्या? पुरसणी। कौन सी नदी है? रावी। कौन सी नदी है? रावी। वितस्ता। क्या? वितस्ता। कौन सी नदी है? झेलम। कौन सी नदी है? झेलम। तो ये नदियों के नाम भी भारतीयों को ज्ञात थे, इसीलिए पाठ्य पुस्तक में, इसीलिए शास्त्रों में चर्चा की गई। यानी आप उत्तर से सिंधु नदी से आप दक्षिण भारत में कावेरी नदी तक, कृष्णा कावेरी नदी तक का शास्त्रों में वर्णन है। अगर शास्त्रों में यहां से यहां तक वर्णन है, यानी को उनको इतना पता था कि यहां से यहां तक के बीच में स्थलाकृत कैसे हैं, स्थलाकृत कैसे हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भारत में 6 ऋतुएं होती है। क्या होती हैं? 6 ऋतुएं। कौन? ये भी जियोग्राफी में पढ़ा जाता है। ग्रीष्म। क्या? कौन है? ग्रीष्म। वर्षा। कौन है? वर्षा। शरद। क्या? शरद। हेमंत। हेमंत। और शिशिर। क्या? शिशिर। तो बचपन में हम लोगों ने क्या इसको पढ़ा था। क्या? इसको हमने पढ़ा था। यानी कि भारतीयों ने भारतीय जलवायु को भी क्या विभाजित किया था। भारतीयों ने भारतीय जलवायु को भी विभाजित किया था। तो ये भारतीयों का ज्ञान था किस पर? भौतिक भूगोल,
भौतिक भूगोल में। अब भौतिक भूगोल में और आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? रामायण और महाभारत का वर्णन करके। रामायण में अयोध्या से लेकर कहाँ श्रीलंका तक का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, तो वहां से ले। महाभारत में भी ऐसे, कहाँ से? ईरान के भाग से और यहाँ उत्तर प्रदेश तक वर्णन है, तो उसको भी दिखा सकते हैं। लेकिन आपको 250 वर्ड में लिखना है, तो बहुत, इतना बहुत है। तीसरा, मानव भूगोल। क्या? मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल में हम देखेंगे क्या, इसमें अगर पॉइंट करें तो नगरीय, क्या? नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल देखेंगे। अब विश्व में सबसे प्रथम नगर अगर कहीं ढूंढा जाए तो कहां होगा? सिंधु सभ्यता विश्व का प्रथम नगर था। अभी तमिलनाडु में क्या खुदाई हो रही है, और वहां भी किस तरह सिंधु सभ्यता की तरह नगर मिले हैं। किलाड़ी एक स्थान है, यहाँ पर खुदाई हो रही है, वहां पर सिंधु सभ्यता से जुड़ते हुए, मतलब उसी की तरह क्या मिले हैं? शब्दांश मिले हैं, जो क्या शब्द मिले हैं, और बताया जा रहा है कि वो उस समय का था। तो अभी क्या रिसर्च चल ही रहा है, क्या अभी रिसर्च चल ही रहा है। तो सिंधु सभ्यता में हम क्या दिखा सकते हैं? प्रथम नगरीय क्रांति। अगर भारत की देखें तो सिंधु सभ्यता में ही प्रथम नगरीय क्रांति हुई थी। ठीक, और ऐसा नगर व्यवस्था था कि यूरोपीय ने भी कहा कि सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था 19वीं सदी के यूरोपीय नगर व्यवस्था से अच्छी थी। किसने? यूरोपीय ने या अंग्रेजों ने, जो हर समय भारत को क्या, भारतीयों को अच्छे नजर से कभी देखते ही नहीं थे। तो नगरीय भूगोल को हम देख सकते हैं कहाँ? सिंधु सभ्यता से नगरीय भूगोल को देख सकते हैं, और भारत में इसे प्रथम नगरीकरण या प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। अब आप आएंगे कहां पर? बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल में जो नगरीय व्यवस्था का विकास हुआ, उसे भारत में क्या बोला जाता है? द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। अब नगर के बारे में पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य, क्या? पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में ग्रामों का वर्गीकरण किया गया है। क्या किया है? ग्रामों का वर्गीकरण किया गया है। 20वीं शताब्दी में ये जो पतंजलि महाभाष्य ने ग्रामों का वर्गीकरण किया, ये 20वीं शताब्दी में ग्रिफिथ टेलर, एक यूरोपीय विद्वान है, उन्होंने भी इसका किया था। और ये पतंजलि की बात हो रही है 2000 वर्ष पहले। क्या उन्होंने ग्रामों और नगरों को क्या किया? विभाजित किया था। ठीक है। अब तो हमने पहला जो नाम रखा उसको क्या कहा? पल्ली। पल्ली को हम लोग क्या कहते हैं इस समय? पुरवा। क्या बोला था? पल्ली। तो सबसे छोटा इकाई होगा गांव का, उसको क्या बोलेंगे? पल्ली बोलेंगे। और इस समय हम क्या बोलते हैं? पुरवा। उसके बाद उन्होंने क्या बताया? दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे घोष। क्या उस समय घोष बोला जाता था। और तीसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे ग्राम। क्या? उसको हम बोलेंगे ग्राम। बोलेंगे। और चौथा जो होगा उसको बोलेंगे बाहीक। क्या बोलेंगे? बाहीक। क्या बोलेंगे? बाहीक बोलेंगे। और अगला जो होगा उसको बोलेंगे पुरी। क्या? पुरी। क्या बोलेंगे? पुरी। यानी एक छोटा सा नगर, इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छोटा सा नगर। और पुरी के बाद आता था नगर। इसे क्या सिद्ध होता है कि भारतीयों को वर्गीकरण आधारित अध्ययन का ज्ञान था। क्या? वर्गीकरण आधारित अध्ययन का ज्ञान था।
अगर किसी को वर्गीकरण का ज्ञान है और वर्गीकरण से, तो वो बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो ये पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है। ठीक है, क्या अब देखिए, अब अगर आपको भारत में क्या करना है, भारत के नगरों को अगर गिनाना है, क्या भारत के नगरों को गिनाना है, तो 2-4 नगर को भी आप इसमें लिख सकते हैं। क्या आप 2-4 नगर को भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे तक्षशिला। तक्षशिला इस समय कहाँ है, आप लोग खोज करिएगा। हस्तिनापुर, क्या हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ, क्या इंद्रप्रस्थ। पुरुषपुर, क्या पुरुषपुर, कहाँ है इस समय पुरुषपुर, खोज करिएगा। पुरुषपुर का नाम इस समय क्या है, पेशावर है। श्रावस्ती, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, मथुरा, क्या मथुरा। ये सब क्या प्रतिष्ठित नगर थे, प्रतिष्ठित नगर थे। तक्षशिला की जो अकादमी थी पूरे विश्व में उसका ख्यात था, पूरे विश्व में ख्यात था। आज तक्षशिला की जो अकादमी केवल खंडर बनी हुई है। इसका किसको दोष दे सकते हैं, इतिहास का दोष नहीं है, इसको तो हम अंग्रेजों को देते हैं दोष, क्या अंग्रेजों को देते हैं। अब तक्षशिला को नुकसान करने में अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया था तक्षशिला को, लेकिन उन्होंने हमारे जो अंदर, भारतीयों के अंदर जो गुण था उसको उन्होंने क्या कर दिया, दबा दिया। दबा दिया मतलब अगर कोई बच्चा है, वो अगर उसको बार बार कहते रहो तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तो कुछ समय बाद उसको विश्वास हो जाएगा कि मैं सही तो पागल नहीं हूँ। तो अंग्रेजों ने हम लोगों को यही सिखाया है, और आज भी हम उनके कुछ पदचिन्हों पर चल रहे हैं। ठीक है, कुछ पदचिन्हों पर चल रहे हैं। अब आप नगर गिना दीजिएगा, नगर गिना दीजिएगा। अब कृषि, क्या कृषि, कृषि में आप क्या बता सकते हैं, कृषि में अगर आपको विदेशियों का ही वर्णन करना हो कि कोई ऐसा विदेशी है जिन्होंने कहा कि कृषि का जो जन्म स्थान है वो दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया में भारत है, दक्षिणी एशिया में भारत आता है। कौन थे, कार्ल सावर, क्या कार्ल सावर। आप इनका उदाहरण दे सकते हैं कि सावर महोदय ने दक्षिणी एशिया को क्या माना है कि वो क्या है, कृषि का जन्म स्थान है। लेकिन कृषि का जन्म स्थान एक जगह नहीं, जहां जहां मानव थे हर जगह हुआ होगा, एक ही जगह नहीं हुआ। ठीक है, पढ़नी ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी, पढ़नी ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, भूमि उपयोग के आधार पर भूमि को वर्गीकृत किया। क्या, भूमि उपयोग के आधार पर भूमि को वर्गीकृत किया, क्या किया, वर्गीकृत किया। अब क्या वर्गीकृत किया, आप केवल नाम लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्या आपका काम चल जाएगा। पहला, क्या पहला, पहला जो था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, केदार, क्या केदार, केदार यादव वाला केदार। ठीक है, ये कैसी भूमि होती थी, जलमग्न भूमि होती थी। कैसी भूमि होती थी, जलमग्न भूमि को हम क्या कहते थे, जलमग्न भूमि को हम क्या कहते थे, केदार कहते थे, क्या कहते थे, केदार। दूसरी भूमि थी ऊसर, ऊसर आज भी कहते हैं हम, आज भी हम ऊसर का प्रयोग करते हैं। ऊसर क्या थी, ऐसी भूमि थी जो कृषि लायक नहीं थी, कृषि जिसमें नहीं की जाती थी उसको ऊसर बोलते थे। ठीक है, गोचर, एक भूमि थी जिसका नाम था गोचर, आज भी गोचर है लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गोचर मतलब वो जमीन जहां पर जानवर क्या करते हैं, चरते हैं, जानवर चराए जाते हैं। तो हर गांव में लगभग गोचर हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे पूंजीवाद का क्या कहते हैं, रोग बढ़ रहा है और सब लोग पैसे की चक्कर में इधर घूमना उधर घूमना, ये करना वो करना, वो गायब हो रही है। केवल उनको मनुष्य दिख रहा है और जितने जीव हैं वो कहीं भी जाए, जो कोई मतलब नहीं। बाय द वे, तो गोचर कहते थे, क्या ऊसर हो गया, गोचर हो गया। और जो भूमि थी उसको बोलते थे सीत्य, क्या बोलते थे, सीत्य, क्या बोलते थे, सीत्य बोलते थे। आप हिस्ट्री में देखेंगे कि सीता, सीता शब्द आता है, हिस्ट्री में सीता का मतलब होता है जोता हुआ खेत। तो उसी
इसी का सुधा हुआ रूप है शीत। ये होती थी कौन? जोती हुई खेती। ये होती थी जोती हुई खेती। इसी पर हम लोग कृषि करते थे। तो पहला हो गया केदार, दूसरा हो गया ऊषर, तीसरा हो गया गोचर और चौथा हो गया शीत। ठीक है, क्या हो गया? शीत। अब एक था जिसका नाम था मास्यम और एक था जिसका नाम था टेलियम। मास्यम किसको बोलते थे? मास्यम खेती वो होती थी जहां पर दालों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि दाल साल भर के लिए उगाई जाती थी। जैसे दलहन साल भर के लिए उगाई जाती थी, और आप जब दालों की खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, कम आपको उर्वरक कम देना पड़ता है, तो इसलिए इसको अलग किया गया। और उसी तरह तेलियम, जो तिलहन की खेती उस पर की जाती थी। इसकी तिलहन की खेती इस पर की जाती थी। तो ये इतना भूमि उपयोग के आधार पर किसने वर्गीकरण किया है? पाणिनि ने अपनी पुस्तक में वर्गीकरण किया है। पतंजलि में भी आप, पतंजलि के महाभाष्य में भी इसको आप देख सकते हैं। क्या? इसको आप देख सकते हैं। अब अगर कृषि में ही देखें तो पशुपालन, पशुपालन के बारे में क्या, कृषि में ही अगर देखें तो पशुपालन आज भी भारत में सबसे अधिक पशु है, पूरे विश्व में सबसे अधिक जानवर है। और ऋग्वेद में देखेंगे या किसी भी शास्त्र में देखेंगे, जानवर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हो ही नहीं सकता कि जानवर ना मिले। और स्पेशली गाय, दुधारू पशु का वर्णन अच्छे से आता है। क्या? दुधारू पशु का वर्णन अच्छे से आता है। आप एक पौराणिक कथा देखेंगे तो कृष्ण की बाल लीला, तो केवल उनकी बाल लीला जो है वो इसके दूध के चारों तरफ लगभग घूमती रहती है। क्या? दूध के चारों तरफ घूमती रहती है। अगर आप उद्योग के बारे में कुछ बताना चाहें, क्या अगर आप उद्योग के बारे में बताना चाहें तो ज्यादा नहीं, आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि महरौली, कहाँ? दिल्ली में महरौली एक स्थान है जहां पर 1600 वर्ष पहले एक क्या लगाया गया था? स्तंभ लगाया गया था। 1600 वर्ष पहले स्तंभ लगाया गया था, और आज भी उस स्तंभ में क्या कहते हैं? मोर्चा, देहाती भाषा में बोलते हैं ना, जंग नहीं लगा है। अगर उस समय उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान था, तो क्या एक वर्ष में उतना ज्ञान आया होगा? वो बहुत पहले से आया होगा। ठीक है, बहुत पहले से आया होगा। अब अगर आप व्यापार के बारे में बताना चाहें, क्या व्यापार के बारे में आप बताना चाहें, तो व्यापार के बारे में आप कहां से? सिंधु सभ्यता में भी बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या व्यापार करते थे। कहां से करते थे? कहां से? पश्चिमी एशिया में। पश्चिमी एशिया में भी सिंधु सभ्यता से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। और क्या वे किसका प्रयोग करते थे? मिट्टी का मुहर यानी कि मुद्रा, मिट्टी का मुहर का प्रयोग करते थे। और क्या? सोने के मुहर, क्या प्राचीन काल जैसे आया, यूनानी यहाँ आए, सोने के मुहर भी प्रयोग किए जाने लगे। क्या? सोने के मुहर भी प्रयोग किए जाने लगे। तो आप स्वर्ण लिख सकते हैं। निष्क भी एक सिक्का होता है, उसको लिख सकते हैं। तांबे का सिक्का होता था, क्या? करसापड़ होता था, उसको भी लिख सकते हैं। और कट्टापड़, उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किससे संबंधित? व्यापार से संबंधित। ठीक है, हम देखते हैं क्या? राजनीतिक भूगोल। क्या? राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। ठीक है, अब राजनीतिक भूगोल में हम एक क्या लेते हैं? जैन ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय। क्या? एक अंगुत्तर निकाय है जहां पर बताया गया कि भारत में 16 महाजनपद थे। क्या थे? महाजनपद थे। अब ये जो महाजनपद है क्या थे? राजनीतिक इकाई थी। क्या थी? राजनीतिक इकाई थी। और ये महाजनपद क्या करते थे? ये महाजनपद दूसरे जो जनपद थे उनका क्या करते थे? हरण करते थे, कि अपने राज्य का विस्तार करते थे। अब ये जो हरण की प्रक्रिया महाजनपद में दिखाई देती है, इसको रेटजल ने क्या किया? रेटजल ने क्या इसको स्थापित किया अपने राजनीतिक भूगोल पुस्तक में,
कि राज्य क्या होता है, एक जैविक इकाई होती है और राज्य को हर समय अपना प्रसार करता रहना चाहिए, हर समय अपना प्रसार करता रहना चाहिए। और इसी प्रभाव से किसने, इन्हीं का प्रभाव था कि हिटलर जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ, या हिटलर जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक है, अब ये जो 16 महाजनपद हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2-4 जनपद के नाम भी लिख सकते हैं, 2-4 जनपद के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंग लिख सकते हैं, मगध लिख सकते हैं, कौशल लिख सकते हैं। ठीक है, माहिष्मती लिख सकते हैं, सुरसेन लिख सकते हैं, मल्ल लिख सकते हैं। अब राजनीतिक भूगोल में इतने महाजनपद थे, तो क्या भारतीयों ने कभी दूसरे देश में आक्रमण नहीं किया? भारतीयों ने दूसरे देश में, इतिहास में देखेंगे तो बहुत ही कम बार हुआ होगा जब इन्होंने दूसरे देश में आक्रमण किया। प्रथम घटना आप देखेंगे कुषाण में, जब कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था, और कुछ घटना आप दक्षिणी भारत में देखेंगे जब श्रीलंका पर आक्रमण किया था। और लगभग दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत ने लगभग हर देश में भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है, और उस संस्कृति को स्थापित करने में केवल क्या, धार्मिक विजय की भूमिका थी, धार्मिक विजय की भूमिका थी। धार्मिक विजय मतलब आप यहाँ पर किसको, अशोक को लिखना ना भूलिए, अशोक को लिखना ना भूलिए, कि धार्मिक विजय के द्वारा क्या भारतीयों ने क्या किया, दक्षिणी पूर्वी एशिया जो इस समय है, पूरा दक्षिणी पूर्वी एशिया किस भारतीय कल्चर, या आप सनातन कल्चर या हिंदू कल्चर से कह सकते हैं, भरा हुआ था। बाद में अब बदल गया तो अलग बात है, लेकिन आज भी वहां क्या है, कल्चर आप देख सकते हैं। जैसे इंडोनेशिया कौन सा देश है, मुहम्मदन देश है, लेकिन वहां पर राम को एज ए क्या, महापुरुष पूजते हैं। रामायण वहां की प्रसिद्ध है, वहां का जो मुद्रा है, उस पर गणेश जी का चित्र है, गणेश जी का चित्र है। यानी कि इस्लाम में क्या है कि आप किसी का चित्र बना नहीं सकते, क्या आप चित्र नहीं बना सकते, लेकिन वहां देखेंगे वैसी स्थिति है। आज भी वहां पर राजकुमारी है, आज भी वहां पर क्या, भारतीय कल्चर का प्रभाव है। इसके साथ ही आप क्या लिख सकते हैं, इसके साथ ही आप लिख सकते हैं कि शैलेंद्र साम्राज्य, क्या, शैलेंद्र साम्राज्य या विक्रम साम्राज्य जो दक्षिणी पूर्व एशिया में था, वो भारतीय धर्म विजय की ही नीति था। क्या, भारतीय धर्म विजय की ही नीति थी। अब राजनीतिक भूगोल में और क्या बता सकते हैं, राजनीतिक भूगोल में आप ये बता सकते हैं कि भारतीय जो है, उनका विदेशों से भी क्या था, संबंध था, विदेशों से भी संबंध था। आप इसका एग्जाम्पल इटली को ले सकते हैं। इटली का एक लेखक कहता है कि पूरे विश्व का धन और सोना भारत में आके गायब हो जाता है। ठीक है, और आप किसको नाम बता सकते हैं, आप हायान का नाम बता सकते हैं, क्या, हायान का नाम बता सकते हैं, और ह्वेनसांग का नाम बता सकते हैं, ह्वेनसांग का नाम बता सकते हैं, और इत्सिंग का नाम बता सकते हैं, क्या, इत्सिंग का नाम बता सकते हैं। और आपको याद हो उसको भी बता दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भारतीयों की चीन से संबंध था, चीन से संबंध था, तो यानी कि मंगोलिया से भी संबंध था। मंगोलिया में बौद्ध धर्म इस समय है, और बुद्ध की मूर्ति कहाँ पर मिली है, साइबेरिया तक, यानी कि भारतीयों का वहां तक पहुंच था। लेकिन भारतीयों ने अपवाद स्वरूप कभी किसी देश पर आक्रमण किया होगा, भारतीयों ने क्या किया, धार्मिक विजय। धार्मिक विजय के पीछे भारतीयों का एक ही ध्येय रहा है, क्या, अहिंसा, गांधी जी का प्रेम। और अहिंसा को फॉलो कर ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, और पृथ्वी जो मदर पृथ्वी है उसको मदर के रूप में मानकर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।